हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद मयंक में। आज हम करने वाले हैं, मैंने कुछ एक सीरीज़ कंटिन्यू करी थी बहुत पहले इंडियन इकोनॉमिक थिंकर्स की, जिसमें भारतीय आर्थिक विचारक जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारा पार्ट है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है 2 अगस्त को, उसमें ये हेल्प करेगा। यूनिट 4 का ये पार्ट है, उसमें इंडियन इकोनॉमिक थिंकर्स को जो दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से मैं कुछ करा चुका हूँ। जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में हम कर चुके हैं, ठीक है, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के बारे में कर चुके हैं और राम मनोहर लोहिया जी के बारे में कर चुके हैं। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है हमारे कौन, बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनके बारे में बात करेंगे, जिसको हम बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो जनरली हम बातें उनके बारे में जानते ही हैं, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो ज़्यादातर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, ठीक है, और स्टडी से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। अगर फैक्चुअल कोई क्वेश्चन आता है तो वो हम उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। इससे रिलेटेड जो मेरे पास कंटेंट था तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या एक इमेज बनती है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है उनको। बट वो एक या फिर एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में उनकी एक इमेज बनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो बाबा साहेब हैं वो इंडिया के पहले प्रोफेशनली ट्रेंड इकोनॉमिस्ट में से एक थे। एक ऐसा इकोनॉमिक माइंड जिसके थीसिस पर आज हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो खड़ा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि जो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी हैं, उनकी साइड की जो भी अक्सर स्कूल की टेक्स्ट बुक में हमको इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, वो मैं यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और इनका पूरा नाम क्या था, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। अगर उस समय की बात करें 14 अप्रैल 1891 और 1900 के दशक की बात करें तो उस दौर में जहाँ पढ़ाई लिखाई एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी, बाबा साहेब ने एजुकेशन के मामले में जो किया वो एक बेमिसाल रिकॉर्ड है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए किया और उसके बाद वो अमेरिका चले गए, जहाँ उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए और साल 1917 में अपनी पीएचडी पूरी की। लेकिन उनका ज्ञान का सफ़र जो है यहाँ तक नहीं रुका, वो लंदन गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डीएससी यानी डॉक्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स की एक बहुत ही रेयर डिग्री जो है वो हासिल की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आए, ये डिग्री पाने वाले पहले इंडियन थे, ठीक है। ये डिग्री जो है ना इससे पहले और किसी भी इंडियन को नहीं मिली थी। तो ये इनकी मुख्य बातें हमको देखने को मिलती हैं। ज्यूरिस्ट भी रहे हैं, इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं और आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और कास्ट सिस्टम और रिजर्वेशन के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। ये बातें आपको जनरली पता है, लेकिन हम उस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे जो हमारे एग्जाम से के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर इनकी मेजर बुक्स के बारे में अगर हम देखें तो ये बुक्स हमारे सामने लिखी हुई हैं। प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इन बुक्स के नाम हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। हो सके तो इनका ईयर भी अगर हम याद कर सकें तो वो याद करें हम, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ रूपी तो बहुत इंपॉर्टेंट रही है। अच्छा, जो बाबा साहेब हैं वो सिर्फ डिग्री होल्डर ही नहीं थे, उनका दिमाग देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगातार लगा रहता था। उन्होंने ऐसी किताबें और थीसिस लिखी जो आज भी देश के टॉप इकोनॉमिस्ट पढ़ते हैं। उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी बुक जो थी वो कौन सी थी, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशंस, मतलब रुपए की समस्या, उत्पत्ति और समाधान, ठीक है। तो साल 1923 में ये क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। ये बुक उनकी पीएचडी थीसिस पर ही बेस्ड थी, जिसमें उन्होंने इंडियन करेंसी सिस्टम, इन्फ्लेशन और गोल्ड स्टैंडर्ड वर्सेस जिसमें उन्होंने इंडियन करेंसी सिस्टम, इन्फ्लेशन और गोल्ड स्टैंडर्ड वर्सेस सिल्वर स्टैंडर्ड के ऊपर गहरा फोकस किया था। और दोस्तों यही बुक आगे चलकर आरबीआई की इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन बनी। जब देश में सेंट्रल बैंक बनाने के लिए हिल्टन यंग कमीशन आई थी तो उन्होंने बाबा साहेब की इस बुक पर बहुत ज़्यादा रिलाई किया था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को आरबीआई का इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट भी माना जाता है, ठीक है। अगर मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो उनका मानना था कि अनकंट्रोल्ड पेपर करेंसी देश के लिए खतरनाक है। अगर मॉनेटरी उनके पॉइंट ऑफ व्यूज देखा जाए, जो कि हम आगे देखेंगे। हाँ, ये मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में यहाँ मैंने बात करी थी। तो क्या है कि मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में अगर हम, उनका मानना था कि अनकंट्रोल्ड पेपर करेंसी देश के लिए खतरनाक है। इसलिए उन्होंने प्राइस स्टेबिलिटी और गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड का समर्थन भी किया था। पब्लिक फाइनेंस में उनका जोर हमेशा
इस बात पर फोकस किया करते थे कि जो है कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम है वो एफिशिएंट होना चाहिए। फिस्कल डिसिप्लिन और वेलफेयर ओरिएंटेड पब्लिक एक्सपेंडिचर पर फोकस करना चाहिए। मतलब कैसा कि जो हमारा टैक्सेशन हो वो गरीबों को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है? एक प्रकार का इक्वालिटी लाए जो समाज में, यानी सरकार का पैसा जनता की भलाई के लिए ही खर्च होना चाहिए। इस बात पर उन्होंने फोकस किया, ठीक है? और एग्रीकल्चर के बारे में भी हम बात करेंगे इकोनॉमिक थॉट के रूप में। लेकिन अब नेक्स्ट बुक के बारे में अगर हम देखें, सबसे पहले अभी हमने प्रॉब्लम ऑफ रुपये के बारे में बात कर ली, ठीक है? उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है? देश की आर्थिक बुनियाद के साथ साथ उन्होंने और भी बेहतरीन किताबें लिखी, जैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज किया कि उन्होंने किस तरीके से भारत को एक्सप्लॉइट किया। जैसे कि हम जानते हैं कि मेयर हम लोगों ने एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स के तरीके से ही हमने काम किया था उस समय, कि हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया करते थे और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स जो है हमारे यहाँ बन के आया करते थे। तो डुअल टाइप का हमारे यहाँ इशू हो गया था। मतलब कि एक तो उन्होंने भारत को ही अपना मार्केट बना लिया था और दूसरा अपने यहाँ को एज अ रिसोर्स के तरीके से यूज़ किया जा रहा था। मतलब यहाँ से रॉ मटेरियल लिया, वहाँ बनाया, 1 रुपए की चीज़ बनाई और यहाँ पर हमको वो 50 रुपए में बेच दी। तो इस तरीके से मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि इस तरीके से उन्होंने ये काम किया। उनकी तीसरी जो किताब थी वो कौन सी थी? प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का प्रांतीय विकेंद्रीकरण विकेंद्रीयकरण, जिसने देश के अलग अलग राज्यों के बीच पैसों के बंटवारे की बुनियाद रखी। कि मतलब कि किस तरीके से जो हमारे राज्य हैं उनमें जो मनी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाना चाहिए, जिसको हम देखते हैं कि वर्तमान में जो फाइनेंस कमीशन है वो उसी पर बेस्ड है कि नहीं? वो क्या देखती है हमारे यहाँ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी देखती है कि एरिया के अकॉर्डिंग, इनकम के अकॉर्डिंग, वेरियस फैक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, और उसमें परसेंटेज भी दिया गया है कि किसके अकॉर्डिंग कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए, ठीक है? तो और उसके बाद क्या है हमारी नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया। नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी, जिसमें उन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम का पूरा हिस्टोरिकल और एनालिटिकल डेटा को इकट्ठा किया और उसका एक्सरे कर दिया। मतलब उसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया। अब अगर हम देखें उनकी सोशलिस्ट में जो उनकी सोच थी, वो तो हमको पता ही है कैसा था कि जाति का विनाश एक सबसे महत्वपूर्ण किताब रही है उनकी। तो इस किताब का नाम क्या था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, या जाति का विनाश। ये सबसे अधिक प्रचलित उनकी किताब रही है, ठीक है? तो बाबा साहेब के विचार सिर्फ यहाँ तक नहीं थे कि नहीं थे, उन्होंने सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए कई और इम्पैक्टफुल किताबें लिखी, जैसे उनकी ये सबसे महत्वपूर्ण किताब रही, ठीक है? इसके अलावा 1947 में उनकी एक बुक आई, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़, यानी राज्य और अल्पसंख्यक, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि जो हमारी की इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया और एग्रीकल्चर हो गया, उस पर किसका ओनरशिप होना चाहिए? सरकार का ही ओनरशिप होना चाहिए, जिससे कि रिसोर्सेज जो हैं उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन बेहतर तरीके से किया जा सके। क्योंकि पहले के समय हम क्या देखा करते थे कि जो रिसोर्सेज हैं वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी के पास ही थे, ठीक है? जैसे कि अगर हम देखें तो जैसे 1% या 2% लोगों के पास ही सारे रिसोर्सेज इकट्ठा इकट्ठा थे, तो उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन किया जाना बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज़ क्या, कितने भी साल हो जाते हमारा भारत देश उसी गरीबी की जड़ में फंसा रहता। क्या वर्तमान में भी हमको ये देखने को मिलता है? रिडिस्ट्रीब्यूशन के लॉज भी बने, आगे बहुत काम भी हुआ, ठीक है? जिसका एक बहुत बड़ा हमको वो भी देखने को मिलता है कि क्या बोलते हैं, केशवानंदन भारती केस, ठीक है? ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो उन्होंने क्या है, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स पर भी बात की, मतलब कि भाषाई राज्यों पर विचार। मतलब कि ऐसा विचार कि भाषा के आधार पर विचार, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, इस पर भी उन्होंने बात की। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, या तो पाकिस्तान का विभाजन या भारत का विभाजन। मतलब इस किताब का नाम क्या है? पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने इस प्रकार की किताबें लिखकर देश की पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल इकोनॉमी को भी गहराई से समझाया है, ठीक है? तो ये इनकी महत्वपूर्ण किताबें रही हैं, जिसको हम देख सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ रुपी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या था, ठीक है? इकोनॉमिक थॉट में जब हमने मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं कि उन्होंने गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम को क्या किया था, फेवर किया था, और अनकंट्रोल्ड पेपर करेंसी पर उन्होंने बताया था कि ऐसा ना हो कि जो इंस्टीट्यूशन रहती है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, मॉनेटरी अथॉरिटी रहती है, वो अनकंट्रोल्ड पेपर सप्लाई कर दे। उससे क्या होगा? वर्तमान में भी हम देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा करेंसी प्रिंट हो जाती है तो उससे इन्फ्लेशन की सिचुएशन हमको देखने को मिलती है। गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम को उन्होंने अच्छा बताया था कि गोल्ड एक माध्यम होना चाहिए। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस में हमने क्या बोला था कि एफिशिएंट टैक्सेशन सिस्टम की उन्होंने बात करी है। टैक्सेशन सिस्टम बेहतर होना चाहिए जो कि पब्लिक का वेलफेयर करे, ठीक है? एग्रीकल्चर में जब हमने बात करी तो एग्रीकल्चर में हमने क्या देखा कि एग्रीकल्चर
तो बाबा साहेब का मानना ये था कि इंडिया का फार्मिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही बैकवर्ड और फ्रेगमेंटेड है, मतलब वो बिखरा हुआ है। इसलिए उन्होंने कलेक्टिव फार्मिंग और लैंड के स्टेट ओनरशिप का सपोर्ट किया। मतलब जो है फार्मिंग कैसी ना, कलेक्टिव होना चाहिए, मतलब लोगों को एक साथ करना, फार्मिंग करना, ठीक है। और ओनरशिप इसकी होनी चाहिए स्टेट की, ठीक है। उनका मानना था कि खेती पर से दबाव कम करने के लिए देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन ही भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या था कि पहले और वर्तमान में भी ऐसा है। पहले क्या था कि जो इकोनॉमी का पूरा प्रेशर था वो एग्रीकल्चर पर ही था, और एग्रीकल्चर मानसून पर डिपेंडेंट है। इस वजह से हमारी इकोनॉमी जो है ना वो बहुत ही डिपेंडेंट सिचुएशन में थी कि एग्रीकल्चर पर ही, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कब होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन तब होगा जब बड़ी बड़ी उद्योग खड़े होंगे और उसमें लोग काम करेंगे। उसमें लोग जब लोग काम करेंगे तो उनके लिए क्या होना चाहिए, कुछ नियम भी होने चाहिए, कुछ कायदे भी होने चाहिए, कानून होने चाहिए। तो उसके लिए भी उन्होंने बात करी। इसीलिए उन्होंने 1942 में वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले लेबर मेंबर बने वो, ठीक है। तो उन्होंने इंडिया की लेबर लॉज को का एक चेहरा बदल दिया। आज जो हम देखते हैं कि जो 8 आवर्स वर्किंग डे देखते हैं या मिनिमम वेजेस देखते हैं या और लेबर वेलफेयर लॉज देखते हैं, ये सब बाबा साहेब की ही देन है। उन्होंने इंडिया के मॉडर्न लेबर लॉज के का फाउंडर कहा जाता है। उन्होंने साल 1936 में 1936 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी या इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। स्वतंत्र मजदूर पार्टी ये नाम पूछा जाता है। और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में लेबरर्स के पार्टिसिपेशन और कैपिटलिज्म के खिलाफ स्ट्राइक के अधिकार का हमेशा समर्थन किया। मतलब कि ट्रेड यूनियंस को उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है, कि लेबर का जो हिस्सेदारी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने हमेशा इस चीज़ पर जोर दिया कि प्रोटेस्ट करना जो है ना लोगों का अधिकार होता है, जिससे कि वो अपने अधिकार की मांग कर सकें और जो इंस्टीट्यूशन है वो बेटर वर्क कर सकें, ठीक है। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ के बारे में तो हमने बात कर ही ली थी कि 1947 में ये बुक आई थी, उसमें कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में बात की गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या किया था, अच्छा एक कास्ट के बारे में भी इसमें बात की गई थी कि जो कास्ट है, कास्ट से बहुत सारी समस्या हमको देखने को मिलती है। क्या रहता है कि जो 4 सेक्टर में सोसाइटीज़ रहती हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ठीक है, वैश्य, शूद्र। तो उसमें क्या रहता है कि अगर कोई व्यक्ति कास्ट का है तो उसको अलाउ नहीं किया जाता कि वो प्रोफेशनल स्किल्स को लर्न कर सके, फ्रीली चूज कर सके अपने ऑक्यूपेशन को, क्योंकि उसके दादा वही कर रहे थे तो उसका उसके पिताजी भी वही करते हैं और नेक्स्ट टाइम वो भी वही करता है। जैसे कि कोई काम हो गया, अगर कास्ट के जो निचले तबके में हम जो देखते हैं कि जो कचरा उठाने का काम हो गया, ठीक है, या सीवर में अंदर जाकर काम करना हो गया, तो जो पहले से आ रहा है वही करते थे, तो उनके ही जो जनरेशन है वो काम शिफ्ट होता चला गया। तो उससे क्या है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहती थी कि वो किसी और क्षेत्र में जा सकें, क्योंकि पहला तो क्या है, उनके पास पैसे भी नहीं थे और अ, उनका क्या था, रिप्रेजेंटेशन भी नहीं था। इस वजह से उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जिससे कि उनका बेटर रिप्रेजेंटेशन हो सके। पॉलिटिक्स में उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। महिलाओं के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, बेटरमेंट ऑफ वुमेन एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बात करी। तो ये सारी बातें उन्होंने अ, की हैं, ठीक है। जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स के बारे में अगर हम बात करें तो अपने इन्हीं आर्थिक और सामाजिक विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए बाबा साहेब ने जर्नलिज्म को एक वेपन की तरीके से यूज़ किया। उन्होंने कई जर्नल्स और न्यूज़पेपर शुरू किए, जैसे मूक नायक महत्वपूर्ण है, 1920 में किया था, बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत। इन जर्नल्स में वो देश के आर्थिक शोषण या इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जैसे कास्ट सिस्टम, लेबर इश्यूज, इनइक्वालिटी और पुअर्टी पर खुलकर विचार रखा करते थे और इससे जनता को जागरूक किया करते थे। और फिर आया उनका सबसे ऐतिहासिक रोल जब उन्हें ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन बनाया गया और उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान तैयार किया। इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिन्होंने देश के हर नागरिक को इक्वल राइट्स दिए, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल, अमीर हो या गरीब। और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनका लीगेसी जो है और उनका विज़न जो है आज भी हमारे देश के रोम-रोम में बसता है। वो सिर्फ़ एक लीडर नहीं थे, वो एक ग्लोबल स्कॉलर, एक फाइनेंशियल जीनियस और सबसे बढ़कर एक सच्चे विज़नरी थे। अगर आपको बाबा साहेब की ये इकोनॉमिस्ट और लेबर रिफ़ॉर्म वाली साइड पहले नहीं पता थी, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो भी जान सकें कि हमारे भारत का इतिहास क्या था, ठीक है? और उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा। बाकी ये ज़्यादातर जो चीज़ें जो मैंने बताई है वो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में बात की जाती है या फिर फैक्ट पूछा जाता है तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।